एक करोड़पति सेठ के बंगले पर एक 15 साल का बच्चा आवाज़ लगा रहा था। बाहर के जो द्वारपाल थे, गेटमैन जो था, वह बच्चे को अंदर आने नहीं दे रहा था। तभी अंदर से सेठ कहता है, क्या बात है भाई? तो द्वारपाल कहता है कि एक 15 साल का बच्चा है, वह अंदर आने की कह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है साहब जी, वो कह रहा है कि वो आपका बेटा है। अब तो यह बात सुन करके सेठ का माथा ठिनक जाता है और कहता है कि उसको अंदर भेजो, आखिर कौन है मेरा बेटा। और उसके बाद वह 15 साल का लड़का अंदर आता है। अंदर सेठ और सेठानी दोनों खड़े हुए थे कि यह कौन है। और उसके बाद वह आता है, लड़का आकर के कहता है, बाबूजी नमस्कार। और जो सेठ होता है वह कहता है, तुम कौन हो भाई? लड़का कहता है, पापा मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब यह बात सुनकर के सेठ बड़ा अचंभे में कि मेरा बेटा। और सेठ हैरान हो जाता है और वह पूछता है कि क्यों, कैसे हो तुम मेरे बेटे, किस तरह से मेरे बेटे हो? मेरी तो संतान ही नहीं हुई। और उसके बाद जो वह बेटा बताता है कि मैं आपका बेटा हूं। और वह फिर पूछते क्यों है, मतलब क्यों हो आप मेरे बेटे? तो वह बताता है कि मुझे मेरी माँ ने बोला है। सेठ और सेठानी पूछते हैं कि माँ कौन है तुम्हारी? तो वह बताता है, मैं मंजू का बेटा हूँ। यह बात सुनते ही सेठ और सेठानी के रोम रोम में पसीने आने लगते हैं और एकदम से वह उस लड़के को घूर घूर कर देखने लगते हैं। उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। पूछते हैं, क्या उसने ही बताया तुम्हें? वह कहता है, हाँ मुझे मेरी माँ मंजू ने ही बताया है। और फिर वह अपनी माँ मंजू का फोटो भी दिखाता है। सेठानी भी वहीं पर खड़ी थी, सेठ भी वहीं पर खड़ा था। उसको देखते ही दोनों भावुक हो जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं और आंसू उनके आंखों से निकलने लगते हैं। आखिर ये मंजू कौन थी और सेठ का यह बेटा कौन था, क्यों था, किस हक से लगता था? पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। बड़ी ही मार्मिक है और बड़ी ही सीख देने वाली कहानी है कि जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना बंगाल के एक छोटे से गांव के अंदर से घटित होना प्रारंभ होती है। उस गांव के अंदर एक मंजू नाम की औरत, उम्र होती है 29 साल। और मंजू के साथ उसका पति है और उसके 3 बच्चे हो चुके हैं। गांव के अंदर कोई रोजगार नहीं है तो मंजू शहर जाया करती है नौकरी करने के लिए। और मंजू ने एक बड़ा अमीर घर पकड़ा हुआ है। वहाँ पर बर्तन, झाड़ू, पोछा, जो भी घर का काम होता है, यहाँ तक कि उनका खाना भी वही बनाती है। और वह घर होता है शहर के अंदर एक करोड़पति पति और पत्नी का, सेठ और सेठानी का, जो भी बहुत ही ज़्यादा करोड़पति हैं, उनके वहाँ पर यह नौकरी करती है। मगर जो मंजू का पति है वो शराब पी जाया करता है। वैसे तो वह खुद भी मजदूरी करता है लेकिन अपने पैसों की ज़्यादातर वह शराब पी जाया करता है। बाकी मंजू से भी शराब पीने के पैसे मांग लिया करता है। तो इस तरह का उसका पति है। अब वह झेल रही है अपने पति को, बच्चों को पति के पास छोड़ जाती है, खुद नौकरी करने के लिए चली जाती है। और वहाँ से कई कई दिनों में आती है। कई बार तो क्योंकि शहर से रोज़ आना जाना नहीं होता तो 8 दिन में, 7 दिन में इस तरह से आया करती है। इस तरह से काम यहाँ पर चल रहा होता है। अब जिस घर के अंदर मंजू काम कर रही थी, उस घर के सेठ और सेठानी जो थे बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। मगर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात उनके साथ हो रही थी। शादी के 7 साल बाद भी उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहा करते थे। पैसा बहुत था, करोड़पति लोग थे, लेकिन जब औलाद नहीं है, संतान सुख नहीं है तो पैसे का वो क्या करेंगे? इस बात को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी रहा करते। जो घर वाले होते हैं सेठ और सेठानी के, वो उनसे सेठ जी से कहते हैं कि भाई तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन सेठ नहीं चाहता था कि अपनी पहली पत्नी को वो इस तरह से रखे कि भाई दूसरी आएगी, पहली पत्नी की कदर कम होगी। तो वह पहली पत्नी से प्यार बहुत ज़्यादा करता था, वह दूसरी शादी के लिए मना कर देता है। लेकिन टेंशन में दोनों पति पत्नी उदास रहते हैं। समय बीतता जा रहा था। अब क्या होता है, अब जो सेठानी होती है वह भी मान जाती है कि भाई मेरे पति को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और वह खुद अपने मुंह से कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन वह बिल्कुल मना कर देता है, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तुम्हें छोड़ करके। तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं तो जीवन भर 7 फेरों का वादा निभाऊंगा। एक बच्चे के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और दूसरी सौतन इस घर में नहीं लाऊंगा। इतने में उसकी पत्नी कहने लगती है, तो ऐसा करो बच्चा गोद ले लो। लेकिन सेठ ने मना कर दिया कि मैं बच्चा भी गोद नहीं लूंगा। अगर मेरा कोई बच्चा बनेगा तो वो मेरा ही खून होना चाहिए। ऐसे किसी और के बच्चे को गोद लेकर के बहुत सारे किस्से ऐसे सुने हैं मैंने। दूसरे का खून ही होता, न जाने कब धोखा दे जाए। हालांकि धोखा तो अपना खून भी दे जाता, लेकिन उसके विचार कुछ ऐसे थे, वो दूसरे का बच्चा नहीं लेना चाहता था। अब तो दोस्तों वह यही कहता है कि होना चाहिए तो अपना बच्चा होना चाहिए और बाकी मुझे अपना बच्चा भी नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पर ये रहने लगते हैं। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए
थे दोस्तों ये दोनों। यहाँ पर पत्नी के अंदर कमी थी, सेठ के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी का इतना साथ दे रहा था। और तभी पत्नी ने ये कहा था कि तू ऐसा कर, दूसरी शादी कर ले, मेरे अंदर कमी है, मेरे चक्कर में इस घर का वारिस तो होना चाहिए। लेकिन सेठ मना कर देता है। अब तो यहाँ पर सेठानी भी परेशान, हैरान, उसको भी अब उम्र के साथ लगने लगता है ना दोस्तों कि भाई एक बच्चा होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, इसका कोई वारिस तो होना चाहिए। अब तक तो शायद कम उम्र थी शादी के बाद, तो नहीं लगता होगा, उसको भी ऐसा लगता होगा सेठानी को कि भाई सौतन आएगी फिर मैं कैसे रहूँगी। लेकिन उम्र के साथ दिमाग थोड़ा अच्छा काम करने लगता है, अकल आ जाती है इंसान में। तो अब सेठानी भी यही सोचने लगती है कि किसी तरह से इसकी दूसरी शादी हो जाए, एक बच्चा घर में आ जाए, बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगें, तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर बाकी की ज़िंदगी बड़े हंसी खुशी से गुजारेंगे, अपने बच्चे को पालेंगे। इन बातों को सोच सोच करके सेठानी रात दिन रोया करती थी। एक दिन की बात है, वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तभी बाहर जो मंजू थी इनके घर में काम करने जाया करती थी, उसको मालकिन के रोने की आवाज़ सुनती है तो उस कमरे में चली जाती है, क्योंकि मालकिन बहुत प्यार किया करती थी नौकर चाकरों पर। तो मंजू जाकर कहती है, मालकिन आप ऐसे कैसे रो रही हो? तो जो मालकिन होती है उसकी तरफ देखती है, फिर वो मुंह फेर लेती है। फिर से मंजू कहती है, मालकिन बताओ तो सही क्या हुआ? उसके बाद जो मालकिन होती है वह कहती है, क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, हमें बच्चे नहीं हो रहे, मैंने तुम्हारे मालिक से गोद लेने के लिए कहा था बच्चे को, उसने गोद लेने से भी मना कर दिया। मैंने ये कहा था तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो मुझे धोखा देने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा पति कितना शरीफ है और बेचारा बिना कुल के खानदान रह जाएगा उसका, और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, मेरी वजह से इस कुल के अंदर कोई वारिस नहीं आ पा रहा है। अब इतने में वो बैठे बैठे बातचीत कर ही रहे थे, तभी दोस्तों यहाँ पर जो सेठानी होती है उसकी नज़र मंजू के ऊपर चली जाती है। मंजू 29 साल की, देखने में हष्ट पुष्ट। अब एकदम से सेठानी के मन में ख्याल बदलने लगता है और सेठानी अब मंजू से कहती है, मंजू तू मेरी समस्या को दूर कर सकती है। मंजू कहती है, मैं कैसे कर सकती हूँ मालकिन? तो वह कहती है सेठानी, तू मुझे मेरे पति से बच्चा पैदा करके दे दे, बदले में तुझे 50 लाख रुपए दूंगी और तेरे बच्चों का पूरे जीवन भर का पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। अब तो पहले तो मंजू मना करती है, लेकिन 50 लाख रुपए की बात समझकर, सुन करके, क्योंकि वह भी गरीब थी, मुसीबतों को झेल रही थी, एकदम से वह कहती है, ठीक है मालकिन, अगर आप ये चाहती हो तो मैं अपने पति से पूछ लेती हूँ। और उसके बाद वो अपने पति से जाकर पूछती है और पति तो कह देता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह शराबी भी था, कह देता कोई दिक्कत नहीं, वहीं पर रहो और बच्चों को मैं देख लूँगा। 50 लाख रुपए तो हम जीवन भर भी नहीं कमा सकते, और तुम उनको एक बच्चा पैदा करके ही तो देना है तुमको। वो कौन सा ज़बरदस्ती तेरे साथ रेप कर रहे हैं, प्यार प्रीत से कह रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं बदले में, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और उसके बाद दोस्तों मंजू वापस आती है और मालकिन से कहती है, मालकिन मेरा पति तैयार है, मैं भी तैयार हूँ आपके दुख को देखते हुए, और मगर आपने सेठ जी से पूछा? मालकिन कहती है, मैं अपने आप पूछ लूँगी सेठ जी से। और उसके बाद सेठ जी से मालकिन ये बात रखती है। सेठ पहले तो मना करता है कि नहीं ऐसा कैसे, लेकिन मालकिन कहती है, नहीं नहीं मंजू तैयार है और वो हमें बच्चा देगी। और उसके बाद सेठ भी तैयार हो जाता है और 1 लाख रुपए मंजू के पति को पहुंचा दिए जाते हैं एडवांस में, क्योंकि वह फिर परेशान करता मंजू को अपने पास आने के लिए, कहता अब 1 लाख रुपए में वो उसका काफ़ी खर्चा पानी चल जाएगा दारू शराब का। और उसके बाद मंजू अब वहीं पर रहने लगती है, जब तक मतलब बच्चा कंसीव नहीं हो जाए तब तक वहीं पर रहेगी, सीधी बात है। और उसके बाद दोस्तों अब मंजू तैयार हो जाती है और फिर सेठ और मंजू का मिलन होता है, और मिलन होता रहता है बार बार। और फिर तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद मंजू को गर्भधारण हो जाता है। और अब इस बात की खबर सेठानी को लगती है तो बहुत ही फूले नहीं समाते हैं कि अब इस परिवार में कुल का दीपक आएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। मंजू का पेट भी थोड़ा थोड़ा फूलने लगा था। और लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, जब बच्चे की 6 महीने की गर्भवती मंजू हो जाती है ना, तो एकदम उस घर से गायब हो जाती है। अब जैसे मंजू उस बच्चे को लेकर गायब हो जाती है तो अब सेठ और सेठानी के तो पसीने छूट जाते हैं कि बना हुआ बच्चा लेकर चली गई, पता नहीं मंजू को क्या सूझी जो यहाँ से चली गई, और बाकी के पैसे भी नहीं लिए, जबकि हमने 50 लाख रुपए देने को कहा था, 1 लाख रुपए ही दिए हैं। अब मंजू को ना कोई पैसे चाहिए थे, ना उसको और ज़्यादा कुछ चाहिए था। मंजू अपने पति के पास भी नहीं जाती है, वह कहीं और जाकर दूसरे शहर में कहीं काम करने लगती है, मजदूरी करने लगती है और वहीं पर कमरे में रहने लगती है। और दोस्तों कुछ दिन के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो मंजू होती है दूसरे शहर में नौकरी करने लगती है। अब मंजू को बेटा भी पैदा हो जाता है दोस्तों,
उसको बेटा पैदा होता है, उसको पालने लगती है और धीरे धीरे समय गुजरता है। अपने पति के पास जाती नहीं है क्योंकि उसका पति उसको दोबारा सेठ के पास भेज देता। 15 साल गुजर जाते हैं, बेटा 15 साल का हो जाता है। तो अब मंजू इतनी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है कि मंजू को लगने लगता है कि अब शायद वह बच नहीं पाएगी, और उसके बाद वो एक तरकीब निकालती है कि मैं अगर मर गई तो मेरे बेटे की परवरिश आगे कौन करेगा। तो अब अपने बेटे को अपने पास बैठाती है, क्योंकि बेटा भी बार बार जब स्कूल जाया करता पढ़ने के लिए तो पूछा करता कि माँ मेरा पापा कौन है। तो आज वह कहती है बेटा आज तुझे तेरा पापा बताऊंगी कौन है। उसको अपने पास बिठाती है और कहती है कि तेरा पापा सेठ और सेठानी हैं, और उनका एड्रेस देती है और अपना फ़ोटो उस बेटे के हाथ में दे देती है कि जा अपने पापा से मिल, माँ से मिल, और मेरा तो क्या, मैं तो अब बीमार चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, उनसे मिल के जा, मिल कर आ। और उसके बाद दोस्तों जब ये बेटा वहाँ पर जाकर इस सारी बात बताता है तो जो सेठ और सेठानी होते हैं वह उसको गले लगा लेते हैं, क्योंकि माँ ने सारी कहानी बताई थी अपने बेटे को, और वही कहानी जा कर के वह सेठ और सेठानी को बता देता है। बेटा जब जाता है तो द्वारपाल जो होते सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकते हैं, लेकिन बेटा कहता अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो। फिर वो अंदर से सेठ को सेठानी को बुलाते हैं, वह कहते हैं अंदर ही भेज दो, तो ही है। फिर मिलन इनका हो जाता है। सेठ और सेठानी इस बात को सुन करके रो करके उस बच्चे को गले लगा रहे होते हैं कि अब तो हमारा वारिस आ गया। और उसके बाद सेठ और सेठानी मंजू के बारे में पूछते हैं तो वह बताता बीमार चल रही है बहुत ज़्यादा, कह रही थी कि मैं अब बच नहीं पाऊंगी। उसके बाद सेठ सेठानी मंजू के पास आते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाता है, और उसके बाद मंजू जब ठीक हो जाती है तो अपने गांव जाती है। कौन से गांव? बंगाल के एक छोटे से गांव में। वहाँ पर देखती है उसके पति की मौत तो न जाने कब की हो चुकी है, शराब पी करके, और उसके जो बच्चे थे वह भीख मांग कर बड़े हुए थे दोस्तों, दर दर की ठोकर खा रहे थे, भीख मांग रहे थे, और उन भीख मांगते हुए बच्चों को वह मंजू अपने गले से लगाती है। और उसके बाद ये सेठ और सेठानी मंजू के लिए उसी गांव में अच्छा सा घर बनवा देते हैं, और वो जो 50 लाख रुपए देने का वादा किया था अब सूद समेत देते हैं मंजू को, क्योंकि अब वो कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को 15 साल तक पाल पोस कर बड़ा भी कर दिया, इसका भी हम देंगे। और तकरीबन 1 करोड़ का जुगाड़ उसका बनवाते हैं, घर बनवाते हैं उसी गांव में। उसी गांव में 1-2 किले खेत वहाँ पर सस्ते थे, किले खरीद कर दे देते हैं कि इसमें अपने बच्चों की परवरिश कर लेना, खेती कर लेना, और बाकी कुछ काम तुम्हारे बच्चे कर लेंगे, वो बड़े हो गए हैं। क्योंकि वो बच्चे भी इस लड़के से 2-2, 4-3 साल बड़े थे, 4-7 साल, तो वो भी 20 और 21 के हो गए हैं, तो वो भी अब काम करेंगे। इस तरह से यहाँ पर यह कहानी दोस्तों होती है। एक जो नाकाम करने वाली थी, अब यहाँ पर यह भी पूछा था सेठ ने कि भाई तू भागी क्यों थी यहाँ से। तो मंजू ने बताया था मैं इसलिए भागी थी कि मेरे सपने में एक बच्चा आता था और वह रो कर कहता था कि माँ मुझे किसी और को मत देना, तू अपने से दूर मत करना। अब बस ये सपने मुझे बार बार आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ से भाग गई थी अपने बच्चे को लेकर। मुझे पता लग गया था कि मेरा बच्चा जो पेट में है वही मुझसे कह रहा है कि मुझे किसी और को मत देना, अपने से दूर मत करना, इसलिए मैं साहब यहाँ से भाग गई थी। तो उसने अपनी वो बात भी बता दी। भाई वो ममता तो ममता ही होती है ना। अब उसको लगा कि बेटा पैदा होगा, इसको किसी और को दूंगी, बहुत बुरा लगेगा, तो इस चक्कर में वो वहाँ से भाग गई थी। वैसे अब फिलहाल तो बहुत कुछ चला हुआ है, बड़े बड़े एक्टर इसी तरह से सैरोगेसी मदर से बच्चे पैदा करवा लेते हैं, यानी कि कोख को किराए पर ले लेते हैं और बच्चे पैदा करवा लेते हैं। जैसे शिल्पा शेट्टी ने 2 बच्चे हैं या एक बच्ची जो भी है उनके पास, वो इसी तरह से पैदा किए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े एक्ट्रेस जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, भाई शरीर में जब बच्चा रहेगा तो शरीर बिगड़ेगा, तो बिगड़ने नहीं देना चाहती हैं अपने शरीर को, ऐसे बच्चा पैदा करवा लेती हैं, कोख किराए पर लेती हैं लाखों में, और किराए पर कोख लेकर के उस औरत की खूब देखभाल करती हैं, उसके पेट में बच्चा पलता रहता है और फिर उस बच्चे को पैदा होते ही अपने गले लगा लेती हैं। इस तरह से आजकल तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत कम था, लेकिन उन्होंने किया था और इसमें माँ की जो ममता है वो आड़े आ गई थी। पर कोई नहीं, फिर बाद में सारे परिवार के लोग आपस में मिल गए थे। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से,
राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से कमेंट करते हैं पर बेंगलुरु में रहते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद आर्यन खान कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। परवीन बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। हरिकेश अम्बेडकर जी के भी कमेंट करते हैं। दयाराम सारंग दाका कमेंट करते हैं। विकास कुमार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। धीरज बंडवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी मुनमुन श्रीवास्तव जी का। और सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और अनिल कोवन कमेंट करते हैं। अनुभव श्री पायली कमेंट करते हैं। सैयद सादत अली कमेंट करते हैं। बाबा राजेश सिंह कमेंट करते हैं। मुरली कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद स्वपन डे कमेंट करते हैं। सैयद सादत अली जो लगातार बने रहते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। स्वपन डे हैं। हकम मनहास कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।